Hello, students, dear parents and teachers. आइए आज हम लोग डैफोडिल्स कविता के बारे में जानेंगे। इस पूरी कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे और बाद में हम लोग इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों और इस पाठ में आए हुए प्रश्नों का उत्तर भी देखेंगे। बच्चों, डैफोडिल्स जो कविता है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो बहुत ही अच्छे प्रकृति के कवि माने जाते हैं। उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं जिसमें से लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रीपर, ये ऐसी कविताएं हैं जो अपने पाठकों का मन मोह लेती हैं। बहुत ही सुंदर कविताएं हैं ये दोनों। उन्हीं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई कविता डैफोडिल्स आज हम लोग देखेंगे। बच्चों, 8वीं क्लास की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम भी इसी कविता के नाम पर डैफोडिल रखा गया है। डैफोडिल दरअसल एक पीले रंग का फूल होता है जो घंटी के आकार का होता है। जैसे घंटी आपने देखी होगी मंदिर वगैरह में, तो घंटी को अगर हम उल्टा कर दें तो वो जिस शेप का होता है उसी शेप में डैफोडिल्स के फूल होते हैं जो पीले रंग के होते हैं। आइए हम लोग इस कविता के शुरू में दिए हुए बिफोर यू रीड यानी कविता की शुरुआत में जो लिखा हुआ है पाठ में 8वीं कक्षा की कविता में, वहाँ से शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला लाइन जो लिखा हुआ है, विच इज योर फेवरेट फ्लावर, मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि आपका प्रिय फूल कौन सा है। वाई डू यू लाइक इट, आप क्यों उसे पसंद करते हैं। आपका जो भी प्रिय फूल है आप उसे क्यों पसंद करते हैं। When a breeze blows, what do flowers appears to do? तीसरा प्रश्न ये है बच्चों यहाँ कि जब ब्रीज ब्लोज करता है, यानी ब्रीज मतलब हवा, जब हवा बहती है तब ये फूल कैसे अपीयर होते हैं, कैसे वो दिखते हैं। In this poem, the poet, during a walk along the countryside, comes across blooming daffodils. इस कविता में कवि एक ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र में जाता है और वहाँ वह ब्लूमिंग मतलब खिलना, डैफोडिल्स के खिलने को देखता है। डैफोडिल्स जो खिले हुए हैं उनके वह संपर्क में आता है। रीड द पोयम टू नो हाउ ही फील्स इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। रीड द पोयम टू नो, इस कविता को पढ़ें जानने के लिए। हाउ ही फील्स, यहाँ कवि कैसा महसूस करता है। इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, जब वह चमकीले रंगीन रंग के फूलों के बीच उनके साथ होता है, उनके पास होता है, तो उसे कैसा महसूस होता है, ये इस कविता में हम लोग देखेंगे। बच्चों, ये कविता यहाँ 4 स्टैंजा में दी हुई है। हम लोग एक एक करके चारों स्टैंजा को देखेंगे। पहला स्टैंजा है, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host
of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. बच्चों, कवि जब पहुंचता है उन खेतों की ओर जहां डैफोडिल्स खिले हुए हैं, तो देखिए वह कल्पना करता है। कैसे कल्पना करता है? वो कहता है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। वॉन्डर्ड का मतलब होता है घूमना, बिना किसी खास उद्देश्य के, बिल्कुल यायावर की तरह, बिल्कुल बंजारे की तरह घूमना। आई वॉन्डर्ड लोनली। यहाँ कवि कहता है कि मैं घूम रहा था अकेला, एज ए क्लाउड, जैसे बादल घूमते हैं, जैसे एक बादल अकेला आसमान में घूमता है, बिल्कुल वैसे ही मैं टहल रहा था। That floats on high over wells and hills, जैसे कोई बादल का टुकड़ा फ्लोट्स करता है, तैरता है ऊंचे पहाड़ियों पर और घाटियों में। वेल का मतलब है वैली और हिल्स मतलब पहाड़ियां। When all at once I saw a crowd, जब मैंने अचानक, यकायक एक झुंड देखा। किन चीजों का झुंड देखा? वो कहता है आगे कवि, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। होस्ट मतलब झुंड। सुनहरे डैफोडिल्स के झुंड को उसने देखा एकाएक, क्योंकि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि वहां क्या देखने को उसे मिल सकता है। Beside the lake, beneath the trees, ये जो डैफोडिल्स फूल हैं सुनहरे रंग के, उनका झुंड लेक का मतलब होता है झील। वह बिसाइड द लेक यानी कि झील के किनारे था, बीनीथ द ट्रीज और पेड़ों के नीचे था यह झुंड डैफोडिल्स का। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग मतलब वो कांप रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग और वो नाच रहे थे, इन द ब्रीज मतलब ठंडी हवा। वह ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे। दूसरा स्टैंजा बच्चों, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। कहता है कभी दूसरे स्टैंजा में, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। ये फूल जो हैं वे बिल्कुल वैसे ही लगातार चमक रहे थे जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं। आपने कभी देखी होगी रात में बच्चों, आसमान में तारे जब निकलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और चमकते हैं पूरे आसमान में। ठीक वैसे ही जहाँ कभी पहुँचा था उस जगह पर आसमान में जैसे तारे चमकते हैं, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे वो टिमटिमाते हैं आकाश गंगा में, ठीक उसी तरीके से कंटिन्यूअस लगातार ये डैफोडिल्स भी उसी तरीके से चमक रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, जैसे आसमान में तारे बिल्कुल एक छोर से दूसरी छोर तक फैले होते हैं, उनका कोई अंत नहीं होता है, लगता ही नहीं कि वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक फैले हुए हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक उसी तरीके से दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यहाँ भी डैफोडिल्स पूरे
घाटी में चारों तरफ, उस झील के चारों तरफ फैले हुए थे, स्ट्रेस्ड फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, और उनका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। along द मार्जिन ऑफ ए बे, बे का अर्थ होता है खाड़ी, और कभी ये कह रहा है कि ये डैफोडिल्स बिल्कुल खाड़ी के किनारे किनारे, along द मार्जिन, किनारे किनारे ये फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। कवि कहता है कि 10,000, 10,000 डैफोडिल्स को मैंने देखा, एट ए ग्लांस, ग्लांस का मतलब होता है एक बार में, मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मैंने वहां लगभग 10,000 डैफोडिल्स को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स, ये उनका जो सिर था, यानी जो डैफोडिल्स फूल का सिर था, वो टॉस कर रहा था, यानी वो हिल रहा था हवा के चलने से, और स्प्राइटली डांस, और वो उत्साह से नाच रहे थे। स्प्राइटली का मतलब होता है उत्साह से, उत्साह से वे नाच रहे थे। तीसरा स्टैंजा बच्चों, द वेव्स beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay। तीसरा स्टैंजा में कवि कहता है बच्चों, द वेव्स बिसाइड देम डांस, चूंकि कवि ये कह रहा है कि पहला स्टैंजा में बच्चों उसने बताया है कि ये डैफोडिल्स जो हैं वो लेक के किनारे हैं, तो लेक यानी झील है, और झील में हवा के चलने से लहरें पैदा हो रही हैं, वो लहरें भी नाच रही थीं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, लहरें जो थीं उन फूलों के पास, जो झील में लहरें उठ रही थीं, वे नाच रही थीं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और यहाँ एक शब्द आया है बच्चों आउटडिड। इस आउटडिड का मतलब होता है फीका कर देना या पीछे छोड़ देना। भले ही लेक में, झील में उठती हुई लहरें, झिलमिल करती हुई लहरें नाच रही थी, लेकिन उनके नृत्य को भी, उनकी खूबसूरती को भी ये डैफोडिल्स पीछे छोड़ रहा था, क्योंकि स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और ऐसा लग रहा था कि डैफोडिल्स जो हैं वो ग्ली मतलब आनंद में डूबे हुए हैं, और वे उन नाचती हुई तरंगों को पीछे छोड़ रहे थे, उनके दृश्य को फीका कर रहे थे। ये डैफोडिल्स इतने खूबसूरत लग रहे थे। ए पोएट could not but be gay in such a jocund company। कहता है कि यहाँ बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है कवि ने कि पोएट कुड नॉट बट बी गे, कवि ऐसा कह तो नहीं सकता है, वो कहना नहीं चाहता था, लेकिन वो इतना आनंद में डूबा हुआ है कि ये का मतलब है प्रसन्न, वह इतना आनंदित है। इन सच ए जोकंड कंपनी, जोकंड का मतलब होता है बच्चों आनंदित, और कंपनी मतलब साथ। वो इतना आनंदित था इन डैफोडिल्स के आसपास पास होने की वजह से कि वह स्वयं भी भूल रहा था कि लहरें भले ही सुंदर दिख रही हों, झिलमिला रही हों, लेकिन उनका भी नृत्य, उनका भी उठना और गिरना, आगे बढ़ना, ये भी फीका हो जा रहा था उन डैफोडिल्स के सामने।
अगली दो पंक्तियां, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. कवि कहता है I gazed. गेज का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को लगातार देखना। कहता है कि I gazed and gazed. मैं देख रहा था, मैं देख रहा था, मैं लगातार देख रहा था। बट लिटिल थॉट, और उस देखने के क्रम में शायद मेरे अंदर एक विचार भी नहीं आया। लिटिल थॉट का मतलब है छोटा विचार होना, ध्यान भी नहीं जाना। कभी ये कहना है कि मैं देख रहा था और देख रहा था और मेरे अंदर विचार भी नहीं आया, ध्यान भी मेरा नहीं आया, मुझे ध्यान नहीं आया। What wealth the show to me had brought. यहाँ वेल्थ का अर्थ धन नहीं है, वेल्थ का अर्थ है यहाँ आनंद, कि उन डैफोडिल्स ने मुझे वो आनंद दे दिया था, दे रहे थे वे मुझे, कि इसका ध्यान भी मुझे नहीं था कि मुझे कितना आनंद मिल रहा है उनको देखने से, उनके नाचने से, उनके हिलने से। वे इतने आनंद मुझे दे रहे थे कि मैं सिर्फ देख रहा था, देख रहा था और देख रहा था। अगला स्टैंजा, चौथा स्टैंजा बच्चों, इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑफ्ट। ऑफ्ट का मतलब है यहाँ ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर या प्रायः। फॉर ऑफ्ट when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of a solitude. देखिए चौथा स्टेंजा में बच्चों अपनी उस यात्रा को याद कर रहा है कवि, जिस यात्रा जो उसने यात्रा की थी डैफोडिल्स के पास से, और वो उसे याद आया था, जिसको उसने देखा था भरपूर अपनी आंखों से और जिसका जश्न उसने मनाया था, बहुत आनंद किया था। तो चौथा स्टेंजा में कवि कहता है फॉर ऑफ्ट, प्रायः, वेन ऑन माई कॉच। कॉच का मतलब होता है खाट या पलंग, तो वो क्या चारपाई। तो कहता है कि जब भी मैं अपने खाट पे यानी अपने बिस्तर पे जब भी मैं लेटता हूँ, जब मैं लेटता हूँ, वेन ऑन माई कॉच आई लाई, जब भी मैं लेटता हूँ, प्रायः इन वैकेंट, वैकेंट का अर्थ यहाँ बिल्कुल शून्य या रिक्त स्थान, यहाँ वैकेंट का अर्थ है बिल्कुल जब मैं चुपचाप शांत हो जाता हूँ, और इन पेंसिव मूड, पेंसिव मूड का मतलब है मन की वह अवस्था जिसमें हम किसी चीज के ऊपर बहुत ही गंभीरता से डीपली उस पर सोचते हैं। तो कवि कहता है कि जब भी मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ और बिल्कुल शांत होता हूँ, और जब मैं किसी भी चीज पर गंभीरता से चिंतन कर रहा होता हूँ, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. कहता है कि दे यहाँ शब्द आया है बच्चों डैफोडिल्स के लिए। they flash upon that inward eye, वे यानी वे जो डैफोडिल्स हैं वे फ्लैश करते हैं यानी चमक उठते हैं, upon that inward eye, हमारे आंखों के भीतर, पुतलियों में यानी यादों में। कवि ये कहना चाहता है कि वे डैफोडिल्स जो हैं उनकी खूबसूरती हमारी आंखों के अंदर चमकने लगती है। विच इज द प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, यहाँ सॉलिट्यूड का अर्थ है एकांत, अकेलापन, और ब्लिस का मतलब है आनंद। वे चमकने लगते हैं हमारे आंखों के भीतर, उनकी यादें आज चमकने लगती हैं, यादें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं उस दृश्य की, जो कि मेरे उस एकांतपन के आनंद का हिस्सा है, जो मैंने एकांत में मैंने देखा, उन चीज़ों को मैंने जो महसूस किया डैफोडिल्स को देखते हुए जो भाव, वह चीज़ें मुझे
याद आती हैं जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और तब मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, फील्स भर जाता है, प्लेजर आनंद से, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा मन नृत्य करने लगता है उन डैफोडिल्स के साथ। इतनी अच्छी कविता बच्चों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश पोएट्री के बहुत बड़े कवि हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है जिसका हम लोगों ने अभी लाइन बाय लाइन यहाँ पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम लोग कठिन शब्दों और इस पाठ से आए हुए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।